नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग CC14 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव व कुछ वन लाइनर के फॉर्मेट में होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि जितना भी प्रश्न है सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो इससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ने के साथ साथ सुनने के साथ साथ अगर लिख लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए और दोस्तों वीडियो के साथ साथ आप लोग लिखना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहले वन लाइनर फॉर्मेट प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको जानेंगे, और पंचवर्षीय योजना के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो 50 MCQ प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्क लगा के लिखिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 जुलाई 1951 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? तो दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जब विश्व युद्ध सेकेंड विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था उसके बाद विश्व दो अर्थव्यवस्था में बट गया था। एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था उसका जो हेड था वो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और जो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था था उसका हेड था रशिया, ठीक है। तो लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे राष्ट्रीय नया नया मतलब स्वतंत्र हुए थे, तो उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा मतलब टेंशन की बात थी कि हम लोग किस अर्थव्यवस्था को माने व किस में शामिल हो। तो लेकिन कोई नहीं चाहता था कि मान के चलिए कि अगर अमेरिका के साथ चले जाते हैं तो इससे क्या होगा, रूस के साथ दुश्मनी हो जाएगा। तो अगर रूस के साथ जाएंगे तो अमेरिका के साथ दुश्मनी हो जाएगा। इसलिए जो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने अलग रास्ता अलग मार्ग चुना, और उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर देश जो मतलब उस टाइम जो ये हुआ था स्वतंत्र हुए थे वो मिक्स अर्थव्यवस्था को माने, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो दोस्तों सिंधु जल संधि हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये हुआ था 1960 में। और अगर एग्जैक्टली डेट की बात किया जाए तो दोस्तों ये है सिंधु जो जल संधि हुआ था वो 1960 को हुआ था, लेकिन जो उसको लागू हुआ था वो लागू हुआ था 12 जनवरी 1961 को। मतलब ये था 61 को ही मतलब संधि हो गया था, लेकिन लागू मतलब मानना शुरू किया था 12 जनवरी 1961 से, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 12 जनवरी 1961 है लागू वाला डेट, ठीक है। मानना शुरू किया, लागू हो गया, और 1960 को ये एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। तो दोस्तों ये ताशकंद समझौता जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों ताशकंद समझौता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद। उस टाइम ताशकंद था रशिया के अंदर ही, ठीक है। और भारत की तरफ से इस समझौता में पार्टिसिपेट किया था वो कौन किए थे? लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से याकूब खान। और इस जो समझौता पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय के बाद जो नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया था।
तो दोस्तों ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है कि उनका मृत्यु हुआ था या फिर हत्या हुआ था, लेकिन हम लोग को सब नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ जानना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। और अगर आपसे पूछे कि किनके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 1947 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के ने ही जो भारत का स्वतंत्र अधिनियम पारित किया था और पेश किया था अपने संसद में, तो इसलिए वो नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वह नाम है क्लेमेंट एटली। दोस्तों एटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचे? तो कैबिनेट मिशन भारत पहुँचे थे 23 मार्च 1946 को। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथन, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है, आप लोग नाम लिख लीजिए, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकते हैं, तो पेशेंस बनाते हुए देखिए पूरा। नेक्स्ट सवाल है, भारत स्वतंत्र विधेयक कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, और ये कहाँ पारित किया गया था? तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में। ठीक है, और किसने इसको पारित किया था, मतलब किसने इसको पेश किया था इस विधेयक को? तो क्लेमेंट एटली ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तो दोस्तों यहाँ पर छूट गया कुछ। दोस्तों यहाँ पर था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप लोग लिख लीजिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों ये था आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे सवाल में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और किस तारीख को हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने पुर्तगालियों से कब गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए कार्रवाई किया? तो दोस्तों ये किया था 18 दिसंबर 1961 को। और दोस्तों इसी डे को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि गोवा लिबरेशन डे किस दिन को मनाया जाता है, वो भी होगा 18 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये सार्क में 8 देश है। दोस्तों अगर आपने सार्क का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि सार्क का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों जेपी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 18 मार्च 1974 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जेपी आंदोलन कब हुआ था? 18 मार्च 1974 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा के लिखिएगा, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 को। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पंचशील समझौता कब हुई थी? तो दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 29 जुलाई 1954 को। और अगर पूछे कि किनके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 29 जुलाई 1954 को। क्या था? पंचशील समझौता। नेक्स्ट सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और इनके सदस्य देश कितना है? तो सदस्य देश है 8, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों शिमला समझौता जो हुआ था वो था 3 जुलाई 1972 को। दोस्तों
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि किनके बीच हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और अगर पूछे भारत के तरफ से इस जो समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 में। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आप पहले स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, तो आप वो दोनों को ही याद रखना है। तो दोस्तों पहला हुआ था 18 मई 1974 को, और कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 11 मई 1998 में, और ये भी हुआ था पोखरण राजस्थान में। और दोस्तों हम लोग हर साल 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग से कभी सवाल में पूछे कि टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है तो 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे। और कब हुआ था? 18 मई 1974 को, 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में, याद रखिएगा दोस्तों। फिर पहले हम लोग संविधान से संबंधित कुछ विषय को पढ़ लेते हैं। दोस्तों संविधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं संविधान सभा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको ही पढ़ेंगे तो ये जो संविधान चैप्टर है ये इतना विशाल है कि हम अगर ज़िंदगी भर पढ़ेंगे फिर भी आपको एक कम ही लगेगा, क्योंकि संविधान अपने आप में एक बहुत विशाल चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पेपर के हिसाब से हम लोग को कुछ ही पढ़ना होगा। जो फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे सवाल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि संविधान सभा की पहली मांग किसने किया था? तो दोस्तों संविधान सभा का पहला मांग किया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों आप लोग लिखते चलिएगा, लेकिन ये मौखिक था, लेकिन इसका कुछ लिखित नहीं था कि कोई लिखित फॉर्मेट में अंग्रेज को नहीं दिया गया था कि हम लोग को संविधान सभा मुहैया करवाया जाए, इसलिए उनका बातों को मतलब गौर नहीं किया गया। उसके बाद एम एन रॉय ने लिखित दिया ब्रिटिश सरकार को कि हम लोग का संविधान सभा का निर्माण करने का ऑर्डर दीजिए और हम लोग का संविधान को मतलब बना दीजिए। ठीक है, लेकिन उसका बात को भी मतलब अनदेखा किया गया। लेकिन बाद में 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की कांग्रेस अधिवेशन में, तो फिर अंग्रेज को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो ये अभी मतलब अब अधिवेशन में ये सब बात उठाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होगा। तो इसलिए वो लोग ने सबसे पहले क्या किया कि ये जो मांग कर रहे हैं जो संविधान सभा के लिए, तो एक कैबिनेट मिशन भेजे। तो दोस्तों उसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो दोस्तों भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था जिसका 3 सदस्य था। कौन कौन सा था? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और एक तो था पैंथलॉरेंस। तो दोस्तों तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथलॉरेंस। दोस्तों ये तीनों को भेजा गया था कि आप लोग देखिए उस जगह का मतलब निरीक्षण कीजिए और उस सिचुएशन कैसा है और उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिए कि हाँ जो संविधान सभा का मांग हो रहा है क्या वाकई ही संविधान सभा जरूरी है। तो दोस्तों ये लोग पहले भारत आए, पूरा जगह जगह का ब्यौरा किया, सब कुछ देखे और उसके बाद मतलब संविधान सभा का निर्वाचन करवाया गया। ठीक है, क्योंकि सब कोई चाहता था कि हम लोग संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन इतना दिन को तो संविधान सभा में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, मतलब चुनाव हुआ। और ये चुनाव कब हुआ? 1 जुलाई। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए, 1 जुलाई 1946 को। ठीक है, और ये जो सीट थे वो 389 सीट थे। इतने सीटों पर मतलब चुनाव कराया गया। ठीक है, तो इनमें से जो 389 सीट थे वो कहाँ से थे? 389 सीट में से 292 जो सीट थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। मतलब जो ब्रिटिश के अंडर जितने भी रियासत थे उसमें से 292 सीट थे, और
कुछ देसी रियासत, मतलब 93 ठो जो सीट थे वो देसी रियासत के थे, मतलब उनमें मतलब ब्रिटिशों का अधिकार नहीं था। उनमें से भी मतलब 93 ठो सीट संविधान सभा में था और 4 ठो था ब्रिटिश कमिश्नरों का। तो इतने सीटों पर मतलब निर्वाचन हुआ था, जिसमें कांग्रेस को मिला था 208 गो सीट, मुस्लिम लीग को मिला था 73 गो सीट और बाकी अदर्स को मिला था। तो दोस्तों इस हिसाब से कांग्रेस दल थे वो इस चुनाव में जीतते हैं और वो जाते हैं मतलब संविधान सभा निर्माण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसके लिए प्रथम बैठक, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। प्रथम बैठक जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेट, इसलिए आप नोट डाउन कीजिएगा। प्रथम बैठक हुआ था 1946 को 9 दिसंबर को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता किया था वो अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका अध्यक्षता किया गया था और ये अस्थायी थे, मतलब एक दिन के लिए, मतलब पहला जो बैठक हुआ था उसके लिए इसको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जो दूसरा बैठक हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ था तब उसमें मतलब एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मतलब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप दोनों ही नोट डाउन कीजिएगा और आपको मतलब याद रखना है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को, और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को। और जो 9 दिसंबर की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो टेम्परेरी थे अध्यक्ष, और बाद में 11 दिसंबर को जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों बात आती है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें कितना टाइम लगा। तो दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन टाइम लगा था। ठीक है, तो और इसके लिए 64 लाख का खर्चा आया था, 64 लाख का खर्चा आया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। और दोस्तों 2 सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों एक डेट था 26 नवंबर 1949 और एक डेट है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इससे पहले ही मतलब संविधान बन के रेडी हो गया था और संविधान के जो कुछ पार्ट है वो मतलब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तो दोस्तों जब पारित वाला शब्द आए क्वेश्चन में तो आप लगाइएगा 26 नवंबर 1949, लेकिन जब लागू वाला शब्द आए, क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1950 था उस दिन पूरा संविधान को लागू कर दिया गया था। तो संविधान का जो कुछ पार्ट था वो लागू किया गया था, पारित किया गया था 49 को, और जो पूरा संविधान को पूरा लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1949 को। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसमें पारित किया गया था, इसमें लागू किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कुछ समिति था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उनमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। दोस्तों प्रारूप समिति से आपको याद रखना है कि प्रारूप जो समिति थे उसका सदस्य की संख्या 7 था और उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1946 को। ठीक है, और जो सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1949 होगा। ठीक है, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 29 अगस्त 1949। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष था, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों आपसे सवाल में पूछा जाए कि जब संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूची, कितना अनुच्छेद और कितना भाग था, तो आप लोग
ध्यान से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों जब संविधान बना था उसमें अनुसूची की संख्या थी 8 और जो अनुच्छेद जो थे उसकी संख्या था 395 और उसमें पार्ट था, जो भाग था 22 भाग। तो दोस्तों आपको वर्तमान की याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उस टाइम की याद रखना है, क्योंकि हम लोग का इतिहास विषय है और इतिहास विषय में आपको इतिहास का सवाल ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। और तो आपको याद रखना होगा जब संविधान बनाया गया उसमें अनुच्छेद कितना था 395 तो था, भाग था 22 भाग और अनुसूची कितना था 8 ठो, ठीक है। दोस्तों इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर आप लोग चाहे तो इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे विभिन्न पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा और ये हम लोग का टॉपिक सिलेबस में है, तो आपको लोग इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप लोग को से सवाल कैसे पूछा जाएगा कि पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। और इसमें सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो दोस्तों उसमें जो टारगेट लिया गया था तो वो लिया गया था कृषि का विकास, ठीक है। और वो किस मॉडल पर आधारित था, वो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सब 12 के 12 याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखिएगा, ठीक है। जो पहला है पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित था, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो कृषि का विकास लक्ष्य रखा गया था। और दोस्तों दूसरा आप याद रखिएगा, दूसरा जो ये था पंचवर्षीय योजना था वो उसका जो टारगेट था वो औद्योगिकरण था। दोस्तों जो इस योजना में बहुत सारा जो सेल भेल का स्थापना हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे कि ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग का इम्पोर्टेंट हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये पांचवी पंचवर्षीय योजना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मेन टारगेट रखा गया था वो था गरीबी हटाओ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था, लक्ष्य था। तो आपको आंसर करना होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। फिर आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान किस दो योजना योजना पंचवर्षीय योजना के अंदर बीच में आया था। तो ये कब आया थे, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य में आया था रोलिंग प्लान, ठीक है। फिर दोस्तों आपको याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये छठी पंचवर्षीय योजना क्यों याद रखे, इसको याद रखने का जो मेन कारण है उसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ये फोकस किया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर फोकस किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों फिर आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को याद रखने का मेन उद्देश्य क्यों है, क्योंकि इस बार टारगेट रखा गया था सतत विकास, ठीक है। और दोस्तों फिर आपको इतना ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना बताया गया है उतना काफ़ी है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। तो दोस्तों क्या है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यानी जो प्रथम योजना आयोग का स्थापना हुआ था तो वो हुआ था 1950 में। तो उस टाइम कौन थे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि कितनी पंचवर्षीय योजना अब तक कार्यान्वित हो गया है, मतलब पूरा हो गया और ख़त्म भी हो गया है। तो दोस्तों अब तक 12 पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गया और बीच बीच में बहुत सारे जो योजना अवकाश भी आया, 1 साल का जो योजना अवकाश चला। तो उस आधार पे मतलब भारत में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था वो फ्लॉप था,
देखिए आप लोग यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ्लॉप था। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सबसे मतलब फ्लॉप रहा, तो आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा फ्लॉप था, क्योंकि टारगेट रखा गया था गरीबी हटाओ का, लेकिन ये सबसे खराब रहा ये योजना। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं उसके आगे। तो दोस्तों हम लोग फिर MCQ सवाल पर चलते हैं, और इम्पोर्टेंट है, आप लोग पहले देख सकते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, और फिर वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों क्या है, पहला जो प्रश्न है, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना किस तारीख को हुआ था? तो वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन बहुत जन 15 अगस्त को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भारत और पाकिस्तान की विभाजन 14 अगस्त को ही हो गया था। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा दल मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग पर अडिग था? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग था वो अलग राष्ट्र की मांग पर डटे हुए थे। मतलब वो लोग एक ठो अंग्रेज जो ये थे सरकार थे, उन लोग से मांग कर रहे थे कि हम लोग के लिए एक अलग देश ही बना दीजिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कभी कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीयों के अधिकार पत्र की घोषणा कब किया गया? तो दोस्तों भारतीयों के अधिकार पत्र की घोषणा कब किया गया था? तो 1858 में किया गया था भारतीयों के अधिकार पत्र की घोषणा। नेक्स्ट सवाल है, तो दोस्तों आप लोग संविधान का वीडियो अगर देखे होंगे तो ये पूरा आंसर दे सकेंगे। तो क्या था, संविधान सभा की मांग का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1940 को। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कब किया गया और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया कि कब लागू किया गया था और कब पारित किया गया था, तो आप लोग पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। और अगर पूछे पारित का तो कब होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, पारित वाला ये होगा, लागू वाला ये होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों की प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 1961 में। दोस्तों अगर आप लोगों ने गुटनिरपेक्ष वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुटनिरपेक्ष का लिए भी एक वीडियो बनाया दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सितंबर 1961 को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों हम लोग का जो पंचवर्षीय योजना 12 गो लागू हुआ, 12 गो हम लोग चलाए पंचवर्षीय योजना, वो किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों वो लिया गया था रूस से। और दोस्तों और एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों ये रशिया को कहा जाता है, और इसका जो मेन आइडिया था वो था स्टालिन का आइडिया था ये पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, नॉर्वे निर्गुण शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था?
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें जो देशों ने भाग लिया था वो 102 देशों ने भाग लिया था, नॉर्वे। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे कि नॉर्वे की राजधानी कौन सा है तो ओस्लो। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हरारे में हुआ था। दोस्तों ये हरारे कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पंचशील क्या है? तो दोस्तों क्या है पंचशील? दोस्तों पंचशील एक 5 सिद्धांत है जो भारत और चीन के मध्य मतलब ये हुआ था, लागू हुआ था। तो आप लोग को याद रखिएगा कि पंचशील क्या है, एक 5 सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल वही है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी युद्ध है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जनता दल सरकार कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों कब अस्तित्व में आया जनता दल सरकार? तो 1989 को। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडो चाइना युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इंडो चाइना युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 20 अक्टूबर 1962। तो आप ऑप्शन में देखिए 62, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडो चाइना युद्ध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 9 मार्च 1959 में चीन ने भारत के किस हिस्से पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों चीन ने भारत के किस हिस्से पर अधिकार कर लिया? तो ल्हासा पर अधिकार कर लिया। कब? 9 मार्च 1959 को। ठीक है, और किसने किया अधिकार? चीन ने, ल्हासा पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1962 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों ये 1962 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम जो ये थे मतलब चीन थे वो भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों इसमें नेहरू की बहुत गलती थी। दोस्तों हम लोग जो हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था वो उसमें हम लोग भारत चीन युद्ध को देखे। और जिस दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भारत चीन युद्ध। ठीक है, 1962। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर 1966 में फिर गए थे और ताशकंद समझौता में, जहां उसकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाक युद्ध की समस्या क्या थी? तो दोस्तों भारत पाक जो युद्ध की समस्या थी और अब भी है वो क्या है? और दोस्तों ये है कश्मीर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडो पाक द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इंडो पाक द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो 1972 में हुआ था शिमला सम्मेलन। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत की तरफ से किसने इस सम्मेलन में भाग लिया था? तो इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। याद रखिएगा, जो 1972 में कब कौन सा सम्मेलन हुआ था? शिमला सम्मेलन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1971 के युद्ध में किस देश का उदय हुआ? तो दोस्तों 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये जो विभाग की स्थापना हुई थी तो 1948 को हुआ था परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है,
भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब किया गया? तो दोस्तों प्रथम पूछा जा रहा है, वो कब होगा? 18 मई 1974 को। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान में। और अगर जो दूसरा पूछे वो क्या होगा? 11 मई 1998। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पोखरण कहाँ पर है? तो पोखरण है राजस्थान में। तो दोस्तों पोखरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि परमाणु परीक्षण ज़्यादातर वहीं पर हुआ था पहले पहले। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति के जनक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसने ग्राम स्वराज को भारतीय राजनीति का मेरुदंड माना है? तो दोस्तों किसने ग्राम स्वराज को भारतीय राजनीति का मेरुदंड माना है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, भारतीय जो ये को ये क्या था प्रश्न? ये था, किसने ग्राम स्वराज को भारतीय राजनीति का मेरुदंड कहा है? किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड बिवेल ने कब बिवेल योजना की घोषणा की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर होगा 14 जून 1947। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जुलाई 1946 ईस्वी में आम चुनाव कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये आम चुनाव हुआ था इंग्लैंड में, क्योंकि दोस्तों इस चुनाव से पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चर्चिल। ठीक है, और इस चुनाव में मतलब लेबर पार्टी के ये होते हैं जो सदस्य होते हैं, जो क्लेमेंट एटली, वो इस टाइम इसको हरा के वहाँ पर पीएम बनते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन भारत की स्वतंत्रता का स्वतंत्र होने का बहुत बड़ा एक कारण था, क्योंकि ये चर्चिल बहुत ही दुष्ट था। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों क्या था? चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल के नेता, दोस्तों इटली नहीं, एटली होगा। एटली कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इंग्लैंड के। नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस के कार्य समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कब किया गया था? 25 जून 1946 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब ये कैबिनेट मिशन जो योजना था उसको स्वीकार किया गया था कब? 25 जून 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, माउंटबेटन ने भारत में वायसराय का पद कब ग्रहण किया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा पहले ही। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 मार्च 1947। जो माउंटबेटन थे वो भारत के वायसराय बन के कब आए थे? तो 24 मार्च 1947 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यह किसने लिखा है कि पाकिस्तान के वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप 3-4 गो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जा सकता है, सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट सवाल है, 1924 ईस्वी में
किसने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ये पंडित जो मोतीलाल नेहरू है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या किया गया था। तो दोस्तों ये जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था उसमें संविधान सभा का अर्थ और महत्व का व्याख्या किया गया था, क्योंकि पहले जो संविधान क्या था और ये सभा क्यों जरूरी है सबका ज्ञान नहीं था, तो उस सम्मेलन में इसको पहले व्याख्या किया गया था। तो ये किस तारीख को हुआ था वो इम्पोर्टेंट है, तो अब याद रखिएगा दिसंबर 1936 को। ठीक है, ये लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था केंद्रीय भवन में, लेकिन हुआ था किस डेट को? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे तो किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये जो भारतीय संविधान है उसका जो सभा जब हुआ था तो उसका जो विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, वो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो स्थायी अध्यक्ष जब पूछे तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष या पहला अध्यक्ष जब भी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे बहुत फास्ट बता रहा है, क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन वीडियो है और बहुत ही कम समय में हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा है। तो आप लोग आराम से देखिए, एक बार से समझ में नहीं आता है तो आप लोग 2 बार देख लीजिए, और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर आप लोग 2 बार देखेंगे तो आपको अगर 30% इस बार समझ में आया तो अगले बार 80% समझ में आएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट सवाल है, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्तावित करने का काम किसने किया था? तो दोस्तों ये उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करने का जो ये काम किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा उद्देश्य का। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों प्रारूप समिति से किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है? तो दोस्तों प्रारूप समिति से पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी जो नियुक्ति कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। इसकी कितने सदस्य था? तो इसकी सदस्य था 7, और इसकी जो अध्यक्ष थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? V.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने समय लगा था? तो दोस्तों कितना समय लगा था? आप लोग अगर वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या होगा आंसर? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कितना पैसा खर्च हुआ था तो 64 लाख रुपया। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था?
ये 1961 को हुआ था प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट सवाल है, बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, 25 देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्न यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, और कमेंट कीजिए, और उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।